हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्लुएंस है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। लास्ट पे हमने देखा था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, ये सिमिलर टू फेयर वैल्यू गैप है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चलो चार्ट पे बात करते हैं अब इसकी। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि फेयर वैल्यू गैप क्या था। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप अगर आप सबको मेरी पिछली वीडियो से याद हो, जैसे कि ये बिग स्पेस है। ठीक है, इस कैंडल से लेके ये इस कैंडल तक, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक, बीच में जो ये स्पेस थी ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या है कि जब कोई फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो तो वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर उसका रिस्पेक्ट होना ज़रूरी था, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे वापस आए, ऑर्डर्स फिल करे और वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या होता है कि प्राइस यहाँ से, बल्कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। या ये यूज़ करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, प्राइस यहाँ से वापस आई है इसको रिस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन उसकी जो कैंडल क्लोजर है वो उसके बाहर हो जाती है। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका जो कैंडल क्लोजिंग है वो फेयर वैल्यू गैप से बाहर होती है। तो जैसे ही कैंडल हमारी फेयर वैल्यू गैप से बाहर क्लोज हो वो हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। जब हमारी कैंडल क्लोजर फेयर वैल्यू गैप से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, इसको हम चार्ट पे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स ढूंढते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे करना है। इसकी एग्जांपल्स, हाँ ये एक एग्जांपल नज़र आती है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। ये देखो, एक ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल से लेके इस कैंडल की विक तक। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अब होना असल में क्या चाहिए था कि अगर प्राइस यहाँ से ये कैंडल बनती है, ठीक है, इसका क्लोजर अगर इसके अंदर अंदर होता और वापस आ जाता तो ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कैंडल है वो इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर जाके क्लोज हुई है यहाँ पे। तो जब कैंडल बाहर जाके क्लोज हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो डिसरिस्पेक्ट हो गया है, तो ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या होता है कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि जब फेयर वैल्यू गैप से ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंडल क्लोज हो तो प्राइस फर्दर उसी डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, उसके यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं, हो जाती है रिवर्स कभी ना कभी, जैसे यहाँ पे जाके भी रिवर्स हो गई है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो रिवर्स होनी है कि मार्केट कौन सा 100% रूल्स पे चलती है। लेकिन हमारे कॉन्फ्लुएंस का पार्ट है कि यहाँ से अगर कैंडल क्लोज उसके ऊपर हुई है तो कुछ देर के लिए प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो एक ये फेयर वैल्यू गैप था, कैंडल यहाँ पे बनी, कैंडल क्लोजर फेयर वैल्यू गैप से ऑपोजिट हुआ, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई। ठीक है, एक ये एग्जांपल है कि यहाँ पे भी दूसरी एग्जांपल नज़र आ जाती है, यहाँ से लेके, सॉरी ये डिसलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस विक तक एक ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो क्या हुआ है, कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप से भी बाहर क्लोज हुई है। सही है, तो मतलब ये भी एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस यहाँ से मज़ीद ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। और देख लेते हैं एग्जांपल्स की। ये बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, आई थिंक सो बन रहा है, या एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। और एक और चीज़ कि जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं या जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये
इतने बड़े ही बने या इतने बड़े बने, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी फेयर वैल्यू गैप ही होगा, ठीक है। जैसे ये एक बहुत लाइट सा फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप भी एक असल में एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसकी विड्थ या उसकी हाइट मैटर नहीं करती, बस वो स्पेस होनी चाहिए बीच में जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है कि फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस आई, इसके अंदर क्लोज हुई, सेकंड कैंडल जो बनी है वो उसके बाहर जाके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हो गई है। तो ये भी एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होगी, ठीक है। ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे और कहीं ना कहीं एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमें। आप लोगों का भी काम ये है कि अपने चार्ट्स ओपन करने हैं और वहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मार्क करना शुरू करने हैं। आप पिछले वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप देखने। अब ये एक और फेयर वैल्यू गैप नज़र आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वीक से लेके इस वीक तक एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे आई, प्राइस अंदर गई ऑर्डर पिक करने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैंडल क्लोजर उसके बाहर हो गया, ठीक है। तो ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है और उसके बाद प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई, सही है। ये तो हो गए फेयर वैल्यू गैप के हम लोगों ने ढूंढने कैसे हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं। फेयर वैल्यू गैप को आप एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कॉन्फर्मेशन के लिए भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर सकते हो। क्या मतलब है अब उसका, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल का पिछले हाई, अब जैसे ये डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड होने के लिए पिछले हाई से ऊपर क्लोज़ होना ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है तो उसको यहाँ पे क्लोज़ होना था, जैसे यहाँ पे जाके क्लोज़ हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि एक फेयर वैल्यू गैप बना जो कि इन्वर्स हो गया, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। हम सिर्फ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को भी देख के कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चल पड़ी है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हुआ है और प्राइस अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे मेन कॉन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी बेस पे हमने ट्रेड करनी है वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ये अब बारीकियाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने कंसीडर करना है अपनी बिग मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग डेज़ के अंदर, कि जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला हम वहाँ पे एज अ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को ट्रेंड शिफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आता कि वो क्या है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली वीडियो को जाके दोबारा देखे और प्रैक्टिस करे और उसको समझे कि वो क्या होता है, और फिर आके इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को समझे। और अगर किसी को फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता, फिर उसको चाहिए कि वो फेयर वैल्यू गैप की वीडियोस देखे दोबारा, उसकी प्रैक्टिस करे और फिर आके इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को देखे। दोबारा रिपीट करते हैं कि कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो डिसरिस्पेक्ट हुआ हो, जैसे कि अगर फेयर वैल्यू गैप होता कि प्राइस यहाँ पे आई है, इधर जाती, ऑर्डर पिक करती और अपोजिट डायरेक्शन में जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने क्या किया, प्राइस इधर आई, कैंडल क्लोजर हमें फेयर वैल्यू गैप से ऊपर नज़र आता है, तो जैसे कैंडल क्लोज उससे ऊपर हुई है ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसको हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना नज़र आए हम वहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। हमारे मोस्टली कॉन्फ्लुएंसेस जो हैं वो, जो मेन कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब आगे आई वुड से कि सिर्फ एक रह गया इक्विलिब्रियम, और उसके बाद हम अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग वीडियोस की तरफ आएंगे जिसमें सारे कॉन्फ्लुएंसेस को इकट्ठा करके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा ट्रेड चार्ट के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड हो सकती है, चार्ट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स ऐसी थी जहाँ पे ट्रेड ली जा सकती थी, ठीक है। ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जो एक डिसरिस्पेक्टेड फेयर वैल्यू गैप हो। सो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में या मुझे मैसेज में भी पूछ सकते हैं। ये लिखा हुआ है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। सो चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।